हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीड टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज में पाया जाता है, मतलब ए सीड इज कंसिस्ट, मतलब एक बीज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें मिलकर एक बीज का निर्माण करते हैं ना। तो फर्स्ट है इंटैक्ट एम्ब्रियो, सेकेंड है फूड मटेरियल और थर्ड है सीड कोड। तो इसमें जो है बीजावरण, खाद्य सामग्री और इंटैक्ट एम्ब्रियो सभी मिलकर जो है एक बीज का निर्माण करते हैं। इन चीज़ों में से अगर किसी भी चीज़ का नुकसान या डैमेज है तो वो बीज में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बीज में गिना नहीं जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूक्लियस सीड का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है ये प्रथम बीज होता है जो कि प्लांट ब्रीडर द्वारा डेवलप किया जाता है। मतलब कि न्यूक्लियस बीज जो होता है उसी से ब्रीडर बीज का निर्माण होता है और ब्रीडर बीज से फाउंडेशन से सर्टिफाइड का। तो ये देखो जो सीड टैग, ये न्यूक्लियस किस बीज से किसका निर्माण होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है कौन सा बीज, न्यूक्लियस बीज। तो न्यूक्लियस बीज जो है प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो इसको जो है तैयार करते हैं। और उस न्यूक्लियस बीज जब वो तैयार करते हैं उसी से उसको जब बोया जाता है, उससे जो अगली प्रोजेनी तैयार की जाती है तो वो कहलाती है ब्रीडर। और जब ब्रीडर के बाद अगली प्रोजेनी तैयार की जाती है तो वो कहलाती है फाउंडेशन। और फाउंडेशन के बाद जो फाउंडेशन को बोने के बाद जो अगली प्रोजेनी तैयार की जाती है तो वो क्या कहलाती है, सर्टिफाइड, यानी कि प्रमाणित। तो आप लोगों को पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखो एक टैग से, और ये एक कौन सी किसकी प्रोजेनी है। प्रोजेनी मतलब संतति है ना किसके, इससे प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूक्लियस सीड किसका स्रोत है। देखिए वही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियस सीड किसका स्रोत है। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है नाभिकीय बीज, तो इसमें नाभिकीय बीज से ही जो है ब्रीडर बीज तैयार किया जाता है ना। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रीडर बीज। फोर्थ क्वेश्चन है, फाउंडेशन बीज किसकी संतति है। तो देखिए फाउंडेशन बीज जो होता है तो ये मतलब किसकी प्रोजेनी, ये देखिए उसने उल्टा कर दिया। पहले पूछा था न्यूक्लियस बीज किसका स्रोत है, तो ब्रीडर का है ना। तो मतलब कि ब्रीडर बीज जो होता है वो न्यूक्लियस से बनाया जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया कि फाउंडेशन बीज किसकी संतति है, तो ये किसकी है, ये ब्रीडर की है ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस क्लियर रखने हैं और क्या पूछ रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सुनहरा भूरा टैग किस में। देखिए टैग से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाने हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। सुनहरा भूरा टैग किस में होता है, मतलब कि गोल्डन येलो टैग, तो ये किस में होगा, ये होगा ब्रीडर में। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो थी तो वो 1963 में की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, 1963 में। ये 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें गोल्डन टैग होना चाहिए। गोल्डन मतलब सुनहरा, पीला टैग किस में होता है, तो ये होता है 3 नंबर ब्रीडर में, है ना। 6 नंबर पर राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी 1963 में की गई। 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादन करता है। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है तो फाउंडेशन सीड का उत्पादन करता है, तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फाउंडेशन सीड में कौन सा टैग लगा, देखिए 4 सीड के तो कम से कम टैग आप लोगों को याद ही रखने हैं, है ना। लेकिन न्यूक्लियस सीड में कोई टैग नहीं होता है, ये भी याद रखना। फाउंडेशन सीड के टैग का रंग कैसा होता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, सफ़ेद। 10th नंबर क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज को किस और नाम से जानते हैं। तो पंजीकृत बीज को फाउंडेशन बीज के नाम से भी जानते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, पंजीकृत बीज की संतति यानी प्रोजेनी कौन सी है, तो ये प्रमाणित बीज है ना। प्रमाणित बीज जो है वो सर्टिफाइड से, रजिस्टर से
है ना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रमाणित यानी सर्टिफाइड बीज का टैग रंग कैसा होता है? सर्टिफाइड का ब्लू होता है, यानी अर्जर नीला यानी अर्जर ब्लू, है ना। तो इसका याद रखना है, सर्टिफाइड जो होता है प्रमाणित बीज, जिसमें नीले कलर का टैग लगा होता है। 13 नंबर पर सामान्य तौर पर किसानों के लिए उपलब्ध बीज, देखिए किसान जो होते हैं वो प्रमाणित बीज बोते हैं। तो इस आसान वैसे फाउंडेशन भी मिल जाता है उनको, लेकिन फाउंडेशन महंगा पड़ता है और दूसरी चीज़ें अवेलेबिलिटी उसकी कम होती है। तो सामान्य तौर पर किसानों के लिए उपलब्ध बीज कौन सा है? तो वो सर्टिफाइड। 14 नंबर प्रश्न, ऊपर भूमिक अंकुरण का उदाहरण है। तो इसमें जो है राजमा और ग्रीन ग्राम हो जाएगी मूंग। तो इसमें जो है ये दोनों जो है इसके ऑप्शन होंगे। तो इसका मतलब कि यानी कि राजमा और ग्रीन ग्राम दोनों में ऊपर भूमक अंकुरण पाया जाता है, मतलब ऐसा अंकुरण जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्र जमीन से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर भूमिक अंकुरण कहलाता है। 14 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब ये पढ़ने बैठिए, खासकर अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव वीडियो या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ याद रखिए, आप पेन कापी साथ रखिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शन से और भी अगर कोई क्वेश्चन बन रहा होता है तो हम बता देते हैं वर्बली, तो उनको आप नोट कर सकते हैं ताकि बाद में एक बार फिर से देख सकें। 14 नंबर प्रश्न है, ऊपर भूमिक अंकुरण का उदाहरण है। देखो अभी हमने ऊपर भूमिक अंकुरण का उदाहरण, इसमें राजमा ग्रीन ग्राम दोनों सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण का अधोभूमिक का मतलब होता है वो अंकुरण जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। जैसे इसमें चना, मटर, आम तीनों जो है इसके उदाहरण है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। 16 नंबर प्रश्न है, भिंडी के प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए पृथक्करण दूरी, है ना। देखिए पृथक्करण दूरी वो होती है कि जब एक खेत से दूसरे खेत के बीच की दूरी इतनी रखनी है कि उसके परागकण दूसरे खेत में जाकर उसके फूल को परागित ना कर पाए, उसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। पृथक्करण दूरी जो है आनुवंशिकी शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए और पर परागण को रोकने के लिए रखी जाती है। तो ये जो है अगर भिंडी के केस में बात की जाए तो ये प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर, सर्टिफाइड सीड के लिए कितनी होती है? 200 मीटर। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ग्रो आउट टेस्ट जो है इसको जीओटी टेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिसूचित वैरायटी की आनुवंशिकी शुद्धता का निर्धारण करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम कब लागू? देखो इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बीज अधिनियम से, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि सीड एक्ट जो था यानी बीज अधिनियम वो कब आया? 1966 में आया, 1966 में आया। और लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है और ये देखना है वहाँ पर पूछा क्या गया। अगर ये पूछा गया कब आया तो 1966 में आया, और लागू कब हुआ? तो 1969 में। तो ये भी याद रखना है कि कब आया, है ना। सीड एक्ट भारत में कब आया? तो 1966, लेकिन लागू कब हुआ? 3 साल बाद, 2 अक्टूबर 1969 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संकर बीज प्रमाणीकृत के लिए एक पूर्वापेक्षा प्रीरिक्विसाइट होती है ना? तो इसमें कपास, खरबूजा और बैंगन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, है ना। 20 नंबर प्रश्न है, जूट के ग्रो आउट टेस्ट के लिए सैंपल साइज क्या होना चाहिए? तो 100 ग्राम दानों से जूट में ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉकेज है। डॉकेज क्या होता है? बीज की अशुद्धता, इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड इज कॉल्ड डॉकेज, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के बीज भंडारण समय में नमी होनी चाहिए। देखो गेहूं के बीजों में अगर उसको भंडारण किया जाए तो 10 से 12% से ज़्यादा, 10 से 12% यानी 12% से ज़्यादा नमी अगर नहीं होगी और उसको अच्छी तरीके से भंडारण किया गया तो कई सालों तक हम उसको संरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो इसका 22 नंबर का सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। 23 नंबर, किसी बीज के अंकुरण की क्षमता निर्भर करती है किस पे? सीड विगर और सीड वाइबिलिटी, यानी बीज शक्ति और उसकी व्यवहारता वाइबिलिटी पर निर्भर करेगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है, बीज व्यवहारता यानी सीड वाइबिलिटी परीक्षण किस परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें क्या टी टेस्ट, जेट टेस्ट और अंकुरण
परीक्षण है जनरेशन टेस्ट और टीजेट टेस्ट। तो टीजेट टेस्ट जो होता है सीड वायबिलिटी यानी 2,3,5 ट्राइफोनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट जो होता है ये सीड वायबिलिटी परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसको टीजेट टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो 24 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है बीज व्यवहारता यानी सीड वायबिलिटी में पहला कदम है, तो क्या है इम्बाइबिशन अंतःक्षेपण जो है इसका फर्स्ट स्टेप है। 26 नंबर क्वेश्चन गन्ने में परागण, गन्ने का पुष्पक्रम कहीं कभी कभी उत्तर भारत में देखने को मिल जाता है, आमतौर पर जो है नहीं तो ये दक्षिण भारत में गन्ने का पुष्पक्रम जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें जो है कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं और इसके पुष्प के निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण पाया जाता है। 27 नंबर पर आइसोलेशन दूरी है, तो आइसोलेशन दूरी क्या होती है यानी पृथक्करण दूरी क्या होती है, तो ये क्रॉस परागण यानी कि पर परागण बचाने के लिए कि एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के पुष्प में ना पहुंच पाए, उसकी वर्तिकाग्र को परागित ना कर पाए, इतनी दूरी दोनों खेतों के बीच बनाकर रखना ही आइसोलेशन यानी पृथक्करण दूरी कहलाता है। अगला प्रश्न है चावल यानी पैडी के लिए आइसोलेशन दूरी, तो पैडी के लिए आइसोलेशन दूरी आमतौर पर 3 मीटर, गेहूँ, जौ और ये धान इनकी सबकी 3 मीटर ही रखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है परीक्षण भार टेस्ट वेट क्या होता है, देखो 1000 दानों का वजन जो होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाणित मक्का यानी सर्टिफाइड मेज के बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये 200 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बीज सूचकांक क्या होता है, तो देखिए सीड परीक्षण भार टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन, और बीज सूचकांक यानी सीड इंडेक्स ये होती है 100 दानों का वजन। तो ये दोनों 31 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 किस सैम्पलिंग के लिए सॉइल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बड़े बीजों के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन यादृच्छिक कप यानी रैंडम कप विधि नमूना लेने की रैंडम कप मेथड जो है ये किसका नमूना सैंपल लेने के लिए उपयोग की जाती है, ये इसके सैंपल में कितने बीज लिए जाते हैं, तो ये 10 बीज ही इसके सैंपल के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है मूंगफली की भौतिक शुद्धता फिजिकल प्योरिटी मापने के लिए आवश्यक बीज की मात्रा है, तो मूंगफली की फिजिकल प्योरिटी नापने के लिए 1000 बीजों को लिया जाता है, तो इसका 34 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बीज नमी आकलन की मानक विधि है, तो ये जो है मतलब कि नमी किससे नापते हैं, तो सन ड्राइंग करके भी नापते हैं, एक धूप में सुखा के, एक सेट ड्राइंग छाया में सुखा के भी करते हैं, ओवन ड्राइंग, ये ओवन जो है हॉट एयर ओवन ये एक मशीन होती है उसमें भी सुखाकर इसकी नमी का डिटर्मिनेशन करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा सीड नमी आकलन किससे मानक विधि, लेकिन कौन सी है सर्टिफाइड विधि कौन सी है, तो वो है ओवन ड्राई, है ना, साइंटिफिक मेथड है जो। 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक भ्रूणपोषी बीज नहीं है, तो चना जो है वो एक भ्रूणपोषी बीज नहीं है, बाकी अरंडी मक्का और चावल जो है ये इंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी बीज हैं। तो इसमें हमने पूछा है कि भ्रूणपोषी बीज नहीं है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, और जो मैं वर्बली बोल के बताता रहता हूँ जिन पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एक लिमिट में ही वीडियो में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन वर्बली कुछ भी बताया जा सकता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। 37 नंबर गोल्डन येलो कलर का टैग होता है, तो गोल्डन येलो टैग देखो अभी जो ऊपर बात पे हुई थी, तो ब्रीडर सीड में जो है वो गोल्डन येलो टैग होता है। टैग से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, आप एग्ज़ाम दे के आना, उसके बाद में हमको इसी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि टैग से क्वेश्चन आए कि नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रीडर सीड। सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, तो ये 97% होनी चाहिए। 38 का जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 बीज जो सीमित मात्रा में एक उन्नत किस्म के प्रारंभिक बीज होते हैं किस रूप में जाने जाते हैं, तो उन्नत किस्म के प्रारंभिक मतलब जो
सबसे पहले आनुवंशिकी शुद्धता के आधार पर और अन्य मानकों के आधार पर प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो नाभिकीय बीज कहलाते हैं, है ना। तो वही जो सबसे प्रारंभिक बीज होते हैं वो कौन से होते हैं? नाभिकीय बीज। जिन नाभिकीय बीज से ही ब्रीडर सीड का निर्माण होता है और ब्रीडर सीड से ही जो है फिर फाउंडेशन सीड का, और फाउंडेशन सीड से फिर सर्टिफाइड यानी प्रमाणित सीड का निर्माण होता है। तो ये एक वो बना के फ्लो चार्ट टाइप का आपको याद कर लेना है, इससे भी प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्लो चार्ट तो बना के नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन, और फाउंडेशन से सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज बनता है। ब्रीडर और ब्रीडर से न्यूक्लियस यानी नाभिकीय से ब्रीडर यानी प्रजनक है, हिंदी उसकी प्रजनक हो गई, और प्रजनक से कौन सा बनेगा? फाउंडेशन, और फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित। 40 नंबर पर है बाजरे की प्रमाणित बीज की उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी। तो बाजरे के प्रमाणित बीज के लिए रखते हैं हम 200 मीटर, जबकि इसके सर्टिफाइड, देखिए इसमें प्रमाणित जैसे हमने बताया, तो इसमें फाउंडेशन की जैसे हमने प्रमाणित यानी इंग्लिश में कहें तो सर्टिफाइड बीज की दूरी बताया हमने। तो आप लोगों से अगर फाउंडेशन की पूछ ले तो फाउंडेशन की 1000 और सर्टिफाइड की 200 मीटर बाजरे में प्रमाणित बीज की दूरी रखते हैं ना। तो ये भी आप लोग मेंशन कर लें कि 40 नंबर प्रश्न है, देखिए फिर से बाजरे में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी। तो प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी जगह पूछ लेता फाउंडेशन बीज के लिए तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता 1000 मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है धान में सुषुप्तावस्था को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी HNO3 और KNO3 दोनों के द्वारा तोड़ा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है नर्सरी में पौधे उगाने का माध्यम कौन सा हो सकता है? परलाइट मेथड, मिट्टी, या फॉस्कन मॉस। तो ये जो सभी से पौधे उगाए जा सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन प्रमाणित बीजों के थैले पर लगने वाला टैग का रंग होता है? तो इसमें सर्टिफाइड जो होता है बीज उसमें ब्लू रंग का टैग लगता है, अर्जर ब्लू भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो आप लोग देखिए टैग से सब कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। टैग से 100% प्रश्न आने, सीड एक्ट से 100% क्वेश्चन आने, है ना। सीड पॉलिसी जो थी वो 1968 में आई, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सीड एक्ट कब आया? 1966 में। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को। सीड पॉलिसी कब आई? 1968 में। और जो है NSC राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब है? 1963। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर रखनी है, याद रखनी है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है चावल के फाउंडेशन बीज उत्पादन के लिए। चावल का कोई भी बीज उत्पादन करोगे 3 मीटर ही दूरी रखी जाएगी। पहले एक नॉर्मल बताया था और इसमें देखिए फाउंडेशन का भी जिक्र हो गया, लेकिन वही रहेगा उसमें। टैग का जो ब्रीडर का कलर होता है, ये देखिए दोबारा प्रश्न इसमें आया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो। नीचे देखे दिया है सफ़ेद टैग, तो सफ़ेद टैग इसमें यूज होगा। इसमें तीनों टैग सुनहरा पीला टैग यूज होगा ब्रीडर में, सफ़ेद टैग यूज होगा फाउंडेशन सीड में, और थर्ड नंबर है नीला टैग। तो नीला टैग किसमें यूज होगा? सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज में। 46 नंबर प्रश्न है टमाटर के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी। तो प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 25 मीटर रखते हैं, लेकिन अगर इसे यही फाउंडेशन पूछ देता तो 50 मीटर। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन भी रखिए साथ में, और जो चीज़ें हम ऐसे वर्बली बताते जा रहे हैं वो भी जो है लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो है इसमें 50 क्वेश्चन पे डिस्कस हुए आपके 150 तैयार हो जाएं, है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहे। देखिए केंद्रीय बीज, केंद्रक बीज की संतति, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस बीज या नाभिकीय बीज, है ना। देखिए इसमें क्या क्या लिख के आ सकता है, न्यूक्लियस बीज की जगह केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज कुछ भी लिख के आ सकता है। तो इस तीनों चीज़ें एक ही हैं। किसकी केंद्रीय बीज की संतति है? तो देखिए बीज जो है कैसे तैयार किया जाता है, जो केंद्रकीय बीज होता है न्यूक्लियस बीज उससे बनता है ब्रीडर, और जो ब्रीडर होता है उससे बनता है फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन होता है उससे बनता है प्रमाणित। तो ये अच्छी तरीके से पूरा स्टेप याद रखने हैं। तो केंद्रीय बीज की संतति, केंद्रीय बीज किसकी संतति है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रीडर की।
48 नंबर क्वेश्चन, बीज की व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो टेट्राजोडियम क्लोराइड विधि से जो इसकी वायबिलिटी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, चने की BDNG 797 के लिए किसके लिए जो है प्रतिरोधक मतलब रेसिस्टेंट किस्म है? तो ये फली छेदक पॉड बोरर के लिए जो है रेसिस्टेंट किस्म है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गहरी परत डीपर लेयर में उपस्थिति के कारण सुषुप्तावस्था कहलाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफोर्स डॉर्मेंसी यानी लागू निष्क्रियता ये कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। कुछ अन्य चीज़ें जो वर्बली बताई है वो भी आपको याद रखनी है, वो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं सी टेक्नोलॉजी के और वो हमने डिस्कस किए। बहुत बहुत धन्यवाद।